हेलो दोस्तों, जीएस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने कल पढ़ा था भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल, आज फिर वहीं चैप्टर से कुछ क्वेश्चन शेष रह गया था जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। पेशवाई यानी पेशवा को कब समाप्त किया गया था। हमारा ऑप्शन है 1858 ईस्वी में, 1818 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। आपको बताना है कि पेशवाई को कब समाप्त किया गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, जो 1817 से लेकर 1818 तक हुआ था, मराठों की पराजय इस युद्ध में हुई थी और इसी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पेशवा गद्दी को 1818 ईस्वी में समाप्ति कर दी गई तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा के समस्त प्रदेश, जितने भी पेशवा के प्रदेश थे, वो सब बम्बई प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया गया। कब? 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1818। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। और हमारा ऑप्शन है डेविड ऑक्टरलोनी, चार्ल्स मेटकॉफ, आर्थर वेलेस्ली, जॉर्ज यानी जॉन जॉर्ज। तो राजपूताना की रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता, मराठों और पिंडारियों के प्रति राजपूताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मेटकॉफ को वार्ताकार बनाया था। यानी कि इनको राजपूतानों को देसी रियासतों को ब्रिटिश के अधीनस्थ करने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मेटकॉफ को नियुक्त किया था और इसका आंसर सर चार्ल्स मेटकॉफ होगा। और गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही चार्ल्स मेटकॉफ को नियुक्त किया था देसी रियासतों के साथ, देसी रियासतों में राजपूताना को ब्रिटिश के अधीन करना। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकॉफ। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित है। हमारा ऑप्शन है लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें से हमारा लॉर्ड एलनबरो अवध का विलीनीकरण गलत है, लॉर्ड डलहौजी सिंध का विलीनीकरण सही गलत है, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये सही है, सर जॉन शोर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये भी गलत है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 को अवध का विलय किया था। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय किया था और लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 में हुआ था। तो लॉर्ड वेलेस्ली हमारा सही आंसर है। और लॉर्ड एलनबरो सिंध का अंग्रेजी राज्य में मिलाया था कब? 1843 ईस्वी में। तो लॉर्ड एलनबरो सिंध, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। और जॉन ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ था, यानी जॉन शोर नहीं था। तो हमारा राइट आंसर इसमें होगा कौन सा सही सुमेलित है। तो लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा
सही सुमिलित नहीं है। पिछला क्वेश्चन था कौन सही सुमिलित था, इसमें बताना है कौन सा सही सुमिलित नहीं है। इसमें 3 सही और 1 गलत है, तो हमको गलत ही चुनना है कौन सा गलत दिया हुआ है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ। तो लॉर्ड डलहौजी आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो लॉर्ड डलहौजी अवधि का विलीनीकरण किया था, कब? तो 1856 में। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बिल्कुल सही है। लॉर्ड विलियम बेटिक चार्टर एक्ट 1833, ये भी सही है। और लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये बिल्कुल गलत है। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था। इस दौरान गवर्नर कौन था? तो ऑकलैंड था। और लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अगर यहाँ पर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता तो ये भी सही होता। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमिलित नहीं है, तो हमारा डी सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में ऑकलैंड था और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में लिटन था। तो यहाँ पर द्वितीय होता तो हमारा राइट आंसर होता, ये भी सही हो जाता, लेकिन ये गलत दिया हुआ है, यही हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति भी इसे कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिसी ऑफ मास्टरलिंग एक्टिविटी। आपसे पूछा गया है कि यह नीति जो थी किसके साथ जुड़ा है, किसने शुरू किया था? हमारा ऑप्शन है विलियम बेटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता आंग्ल अफगान के संदर्भ में जॉन लॉरेंस जो 1864 में थे, इन्हीं के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय तक चला था। तो हमारा राइट आंसर होगा जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस ने शुरू किया था और नॉर्थब्रुक के समय तक चला था चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, आपको बताना है किसके शासनकाल में? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन के काल में, लॉर्ड एडिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। तो आपसे पूछा गया है प्रथम जनगणना, तो लॉर्ड मेयो यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर 1881 में नियमित रूप से पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होता। अगर नियमित पूछा जाता था, हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम जनगणना तो मेयो के काल में और नियमित तो रिपन के काल में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन व्यक्ति था जिसने पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई? तो हमारा ऑप्शन रिपन है, लिटन है, डफरिन है और मेयो है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लॉर्ड मेयो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब कार्यकाल पर था उसको एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी? तो हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो। तो आपको बताना है कि कौन सा गवर्नर था जिसकी हत्या अंडमान में हुई थी। तो वो था मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। लॉर्ड मेयो ही प्रथम गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या इसके कार्यकाल में, यानी कि अब यह उस समय गवर्नर भी था, अपने पद पर कार्यरत था, उसी समय इसकी हत्या की गई थी। एक अंडमान में एक कैदी था
जो लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र, यानी कि अग्र का मतलब फॉरवर्ड होता है, नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है मिंटो, डफरिन, एल्गिन, लिटन। तो 1876 ईस्वी में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया, जिससे कुशल या चतुराई या आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। ये जो जोश भरी यानी कि अग्र यानी कि फॉरवर्ड नीति थी, ये किसके स्थान पर आया था? तो अग्रगामी नीति जो आया था किसके स्थान पर आया था? तो कुशल या चतुराई या आक्रामकता की नीति के स्थान पर ये फॉरवर्ड नीति लागू किया गया था। किसके शासनकाल में? तो हमारा आंसर होगा लिटन के काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? आपको बताना है इसमें से कौन सा अधिक समय तक रहा था। हमारा ऑप्शन है कर्जन, डफरिन, हार्डिंग और मेयो। तो कर्जन 7 वर्ष तक रहा था और डफरिन 5 साल तक रहा था, हार्डिंग 6 साल और लॉर्ड मेयो 4 वर्ष। यानी कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक, डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक और हार्डिंग 1910 से लेकर 1915 तक और लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 72 तक। तो हमारा राइट आंसर होगा, आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक दीर्घकाल किसका था, तो हमारा कर्जन जो 7 वर्ष था, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाएं जो 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी, आपको बताना है किसके द्वारा, कौन सा गवर्नर था। हमारा ऑप्शन है जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। शासन किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो यह रिपन के शासनकाल में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? ये क्वेश्चन पिछला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका भी आंसर रिपन ही होगा। तो हमारा राइट आंसर डी होगा, रिपन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? आपको बताना है जो इल्बर्ट बिल था वो किससे संबंधित है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं, नीचे वाला ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा पहला ऑप्शन है भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। दूसरा ऑप्शन है भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। और तीसरा ऑप्शन है यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीश पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। और चौथा ऑप्शन है आयातित सूती कपड़ों पर लगाए गए शुल्क को हटाया जाना। तो हमारा राइट आंसर होगा यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। सर पीसी इल्बर्ट जो एक व्यक्ति थे, सर पीसी इल्बर्ट, जो वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। विधि मतलब कानूनी सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया था, जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी जाती है। इस विधेयक का उद्देश्य यह था कि जाति भेदभाव पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय और यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्तियां समान कर दी जाए। इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था कि भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीश जो थे दोनों की शक्ति समान कर दी जाए, जो ब्रिटिश कहे वो भी मान्य हो और जो भारतीय कहें वो भी मान्य हो। इल्बर्ट बिल का यही
यही मतलब कि यही वादा था। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। और दूसरा है, एम एन लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। आपको कथन को आंसर कूट में देना है, केवल एक, केवल दो। क्वेश्चन थोड़ा जूम आउट कर ले रहे हैं। और ऑप्शन नंबर सी है, एक और दो दोनों। और ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक ना तो दो। तो फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए कामगारों व मजदूर संघ देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ये बात गलत है, क्योंकि इसमें स्त्री का उल्लेख नहीं था। स्त्री भी पहले मजदूरी करती थी, आज भी करती हैं। तो इसमें सबके लिए कानून होना चाहिए था, इसलिए इससे मजदूर जो थे खुश नहीं थे। और एम एन लोखंडे ब्रिटिश भारत के मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये सही है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो। केवल दो हमारा राइट आंसर है। ये वाला सही है और ये वाला गलत है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था, लेकिन यह अधिनियम अपर्याप्त मापदंड जैसा साबित हुआ, क्योंकि केवल इसमें मजदूर जो बच्चों थे उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इसमें महिला संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था, इसीलिए इसे मजदूर नाखुश थे और इसको मानने से इनकार कर दिए। और एम एन लोखंडे ये ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने के अग्रगामी थे। हमारा राइट आंसर केवल दो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें तो ऑप्शन भी नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो इसका आंसर रिपन होगा। यह क्वेश्चन पीछे भी डिस्कस हो चुका है। इसका आंसर रिपन होगा। रिपन ही स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड विलेजली, राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये सही है, ये सही है। राज्य अपहरण नीति डलहौजी, ये भी सही है। सहायक संधि लॉर्ड विलेजली, ये भी सही है। स्थानीय स्वशासन ये लिटन नहीं, यहाँ पर रिपन था, यानी कि हमारा राइट आंसर ये होगा, जिसमें पूछा गया सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा ये सही सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पर रिपन होता तो ये भी सही सुमेलित होता। तो हमारा राइट आंसर ये होगा, जो गलत मिलान किया हुआ है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में दिया है क्लाइव, सूची 2 में प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना, बेटिंग बंग विभाजन, चार्ल्स मेटकॉफ बंगाल में दोहरा शासन, कर्जन अंग्रेजी शिक्षा। आपको उत्तर कूट में देना है, मिलान करना है। देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। क्लाइव 1765 में बंगाल में द्वैध शासन या दोहरा शासन। तो क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन, क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन। और बेटिंग के काल में मैकाले द्वारा आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई थी। आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा दिया हुआ है, तो बेटिंग हो जाएगा। बेटिंग नहीं, चार्ल्स था मेटकॉफ, उसे जो मैकाले था
वहीं शिक्षा से संबंधित था और मैकाले को नियुक्त किया था बैटिंग, विलियम बैटिक। और चार्ल्स मेटकॉफ ये प्रेस मुक्तिदाता था, चार्ल्स मेटकॉफ प्रेस का मुक्तिदाता था। और कर्जन बंगाल विभाजन यानी बंग विभाजन के समय ये गवर्नर था। तो एक में डी देखते हैं, क्लाइव सी, एक में सी, बैटिंग अंग्रेजी शिक्षा डी, दो में डी, चार्ल्स मेटकॉफ सी में ए, और कर्जन बंगाल विभाजन यानी बंग विभाजन 4 में बी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है गवर्नर जनरल और सूची 2 में जिसके समय में ये सब लागू हुआ था। तो लॉर्ड डलहौजी सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड विलियम बैटिक स्वायत्तता शासन, लॉर्ड रिपन बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन व्यापकत्व के सिद्धांत। तो लॉर्ड डलहौजी व्यापकत्व का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी व्यापकत्व के सिद्धांत, विलियम बैटिक सती प्रथा, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन। तो हमारा राइट आंसर होगा, देखते हैं ऑप्शन एक में डी डलहौजी व्यापकत्व सिद्धांत, विलियम बैटिक सती प्रथा यानी कि 2 में 1, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन बी, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन यानी कि 4 में सी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना से सही सुमेलित है। आपको बताना है कौन घटना से सही सुमेलित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड वेलेस्ली अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय, लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगान युद्ध। तो आपको बताना है कौन सा जोड़ी सुमेलित है। तो लॉर्ड एलनबरो सिंध विलय ये बिल्कुल सही है, यानी कि सी हमारा सही मिलान किया हुआ है। लॉर्ड एलनबरो सिंध विलय एक समय था। हमारा राइट आंसर जो 1843 में विलय किया था, तो राइट आंसर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। आपको बताना है भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी। हमारा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बैटिक। तो भारत में पुरातत्व संरक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे, जो 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। और 1871 में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार से अलग कर दिया गया। तो हमारा राइट आंसर कर्जन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर होगा कर्जन के काल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। आपको बताना है किसके कार्यकाल में यह पारित हुआ था। हमारा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनथिंगो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग। तो प्राचीन स्मारक संरक्षण को ही भारत में पुरातत्व संरक्षण संबंधी एक्ट भी कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण कब किसके काल में शुरू हुआ था, तो कर्जन के काल में।
यहीं पर क्वेश्चन घुमा दिया है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण, बिल्कुल दोनों सेम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्जन के काल में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। आपको बताना है किसके कार्यकाल पहले था और किसका बाद में था। हमारा ऑप्शन है कर्जन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड इरविन। तो कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक था, हार्डिंग 1910 से लेकर 1916 तक था, चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक था, और इरविन 1926 से लेकर 1931 तक था। तो हमारा आंसर होगा पहले लॉर्ड कर्जन, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4 हमारा राइट आंसर ए होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने द्वारा अपनाई गई थी। हमारा ऑप्शन है कर्जन के द्वारा, मिंटो के द्वारा, डलहौजी के द्वारा, ब्लेजली के द्वारा। फूट डालो और राज करो, तो फूट डालो और राज करो की नीति कर्जन और मिंटो दोनों द्वारा अपनाई गई थी। तो ऑप्शन में दोनों है। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचक प्रणाली का प्रोत्साहित किया था। मिंटो ने फूट डालो और राज करो के तहत नीति के तहत ही पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था। और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई। कर्जन का मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नवजात ग्रह बंगाल को चोट पहुंचाना था। जो बंगाल उस समय सर्वशक्तिशाली था, उसी को खंडित करने के लिए, यानी कि चोट पहुंचाने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़वा दिया था। तो इसलिए हमारा आंसर होगा कर्जन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पृथक निर्वाचन प्रणाली यानी कि अलग चुनाव प्रणाली किसने शुरू किया था, तो मिंटो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? जो ये कहावत है, यह किसने लिखा था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो ये कथन, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। तो यह बात कर्जन ने कही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो। तो पृथक निर्वाचक मंडल किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मिंटो के द्वारा। हम पीछे ही डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और पूछ लिया जाए कि पृथक निर्वाचक मंडल किस नीति के तहत चालू किया गया था, तो फूट डालो और राज करो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? आपको बताना है कि इनमें से कौन एक यहूदी धर्म का वायसराय था। हमारा ऑप्शन है कर्जन, कैनिंग, इरविन, रीडिंग। तो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग, जो 1921 से लेकर 1926 तक था। इसके ही समय में चौरा चौरी कांड की घटना हुई थी, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और रॉलेट एक्ट निरसित हुआ था। तो लॉर्ड रीडिंग। और आपसे पूछा जाए कि रॉलेट एक्ट किसके कार्यकाल में निरसित हुआ था, तो लॉर्ड रीडिंग। और पूछ लिया जाए कि चौरा चौरी कांड किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। और पूछ लिया जाए कि स्वराज पार्टी का गठन जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने शुरू किया था, उसका गठन किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। यह एक यहूदी वायसराय था। तो चलते हैं
अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ईस्ट इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, हिल्बर्ट विल रिपन। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। ईस्ट इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प्स डलहौजी, इसे हड़प नीति कहा जाता है, ये भी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये सही नहीं लग रहा है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिटन के काल में हुआ था। तो इसका आंसर इसमें पूछा गया है कि सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके काल में हुआ था, किसने शुरू किया था, तो लिटन के काल में। इस अधिनियम को, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इस नियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हिल्बर्ट विल रिपन ने शुरू किया था, तो आपसे पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो सी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कर्जन की जगह पर लिटन होता तो ये भी सही होता। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछ लिया जाए तो यह लिटन के काल में शुरू हुआ था। ऐसे ही मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठगी का दमन विलियम बेंटिक, हिल्बर्ट विल रिपन, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। आपको बताना है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। ठगी का दमन विलियम बेंटिक सही है। हिल्बर्ट विल रिपन ये भी सही है। रिंग्स फेंस की नीति, इसे ही प्रकोष्ठ नीति भी कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था, सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन ये गलत है, क्योंकि ये इसने शुरू किया था तो लिटन ने शुरू किया था। हमारा राइट आंसर डी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया था। यानी कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाया गया था किसके कार्यकाल में। हमारा ऑप्शन है मिंटो, हार्डिंग, चेम्सफोर्ड, रीडिंग। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। संबलपुर 1848, सतारा 1849, अवध 1884, झांसी 1856। तो संबलपुर 1849 में हुआ था, संबलपुर 1849 में हुआ था। सतारा 1846 में, 1848 में हुआ था। अवध कब हुआ था, तो 1856 में हुआ था, अवध 1856 में। झांसी 1854 में हुआ था, लेकिन यहाँ पर 53 होता तो वो भी राइट आंसर होता, क्योंकि 53 और 54 दोनों कभी कभी दे देता है। हमारा राइट आंसर देखते हैं कौन कौन सा मिल रहा है। एक में 2, 2 में 1, 2 ऑप्शन मिल रहा है। 3 सी में 4 और डी में 3, यानी ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है सही। बी सही, हमारा राइट आंसर बी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऊपर मिलान हो चुका है, देख लीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। आपको बताना है किसके शासनकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना शुरू हुआ था। हमारा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। आपको बताना है किसके शासनकाल में ये
शुरू किया गया था। तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? हमारा ऑप्शन है बीजी तिलक, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। आपको बताना है कि कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, यानी जीके गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। मुगल सम्राट अकबर से तुलना कर्जन के प्रशासन को किया गया था। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किसने किया था? हमारा ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन। तो इंपीरियल कैडेट कॉर्पस है क्या? तो ये इसमें इसका उद्देश्य यह था कि देशी नरेश जितने भी भारत में राजा थे उनके राजकुमारों एवं सामंत जो सामंत थे उनके पुत्रों को सैनिक शिक्षा प्रबंध करना इसका उद्देश्य था इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की। इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 में शुरू किया गया था। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।